नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर हम सभी की नजर रहती है। और आज न्यूज पंच में जिन प्रमुख खबरों पर रहेगी हमारी नजर, सबसे पहले करेंगे उन प्रमुख खबरों का रुख, यानी टॉप लाइन्स। आज की टॉप लाइन्स में सबसे पहली और प्रमुख खबर, ट्रेलर से ही घबराया पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान के खिलाफ जो महत्वपूर्ण कदम बीते कल उठाए गए हैं सीसीएस की बैठक के बाद में, उससे अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान घबरा गया है और पाकिस्तान में भी एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको, साथ ही जो कदम उठाए गए हैं उनका क्या होने वाला है, पाकिस्तान पर असर, कैसे भारत ने पाकिस्तान का हुक्का पानी किया है बंद, बताएंगे इस खबर के बारे में विस्तार से आपको। लेकिन साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर है वो है बिहार से जुड़ी। जी हां, बिहार के लिए आज का दिन काफी बड़ा दिन, काफी अहम दिन है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार दौरा है, जहां पर वो करोड़ों की सौगात वहां के आम जनता को देने जा रहे हैं। कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन प्रधानमंत्री आज करेंगे। लेकिन इन योजनाओं के साथ ही अगर हम दूसरी तरफ देखें तो वहां पर महागठबंधन की बैठक भी आज होने जा रही है और इस बैठक में सीधे तौर पर आगे आने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चर्चा सीधे तौर पर की जाएगी। तो करेंगे इस पर विस्तार से बात अपने संवाददाता से, और इसी के साथ चलिए करते हैं शुरुआत पहली और सबसे बड़ी प्रमुख खबर के साथ। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से पूरे देश में गुस्सा है। हर कोई सिर्फ बदले की मांग कर रहा है। तो वहीं इस हमले को लेकर सीसीएस की बैठक बीते कल हुई, जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े और सख्त फैसले लिए गए। क्या वो फैसले हैं और क्या होगा उनका असर, बताएंगे आपको विस्तार से। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक भी करने जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के इस सख्त रुख को देखते हुए पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की अहम बैठक भी बुलाई है। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं वो तस्वीरें जिसको देखते ही पूरे देश की आंखें आज नम हैं। इस आतंकी हमले में कई लोगों की खुशियां छीन ली, उनकी दुनिया उजड़ गई। सबसे पहले ये 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये 4 तस्वीरें सिर्फ आपको दिखा। सबसे पहली और प्रमुख तस्वीर कानपुर से है, जहां पर शुभम द्विवेदी की हत्या करने के बाद में अब उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा है और पूरे कानपुर की अगर हम बात करें तो गम का माहौल है। और वहीं दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं पुणे की, जहां संतोष जगदाले की हत्या के बाद उनके परिवार में भी गम का माहौल इस वक्त नजर आ रहा है और हर किसी की आंखें जो हैं वो इस समय नम है। तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं बेंगलुरु की, जहां भारत भूषण का पार्थिव शरीर जो है वो वहां पर पहुंचा है और उसके बाद में वहां पर भी इस वक्त गमगीन माहौल देखने को मिला है। चौथी तस्वीर प्रशांत सतपथी का शव पार्थिव शरीर जब बालासोर पहुंचा, तो चौथी तस्वीर वहां की, यानी कि ये फिलहाल ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन देश के अलग अलग जगहों से जिन लोगों की हत्या कल परसों की गई थी 22 तारीख को इस आतंकी हमले में, उनके जब पार्थिव शरीर वहां पर पहुंच रहे उनके घरों पे, तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनकी तो दुनिया ही उजड़ गई। उन्हें क्या पता था कि जो उनके परिवार का शख्स घूमने के लिए कश्मीर जा रहा है वो वहां से कभी वापस ही नहीं आएगा। तो इन 4 तस्वीरों के बाद में इस वक्त पूरे देश में गम का माहौल है, लेकिन साथ ही गुस्सा भी है और मांग की जा रही है कि इस आतंकी हमले का जल्द से जल्द कड़ा जवाब भारत की तरफ से दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही बीते कल जो सीसीएस की बैठक हुई है, उस बैठक में पाकिस्तान पर भारत की तरफ से 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। एक बार वो आपको बता देते हैं। सबसे पहला फैसला जो है वो सिंधु जल समझौता जो है उसे रोक दिया गया और उसका क्या असर होगा वो भी आपको बताएंगे। लेकिन साथ ही दूसरा प्रमुख फैसला, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। जी हां, और साथ ही सार्क वीजा छूट जो है उसे भी रद्द कर दिया गया है, यानी कि जो लोग पाकिस्तान से इस वक्त भारत में हैं वो जल्द से जल्द पाकिस्तान अब लौट जाए, उनका वीजा रद्द कर दिया गया। पाक उच्चायोग के सैन्य सलाहकार भी भारत को जल्द से जल्द छोड़ दें, पाक से राजनयिकों को वापस भी भारत अब बुला लेगा। तो ये 5 बड़े फैसले बीते कल जो सीसीएस की बैठक हुई है उस बैठक में ये 5 बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन इन फैसलों के बाद में सीधे तौर पर पाकिस्तान में सीधा असर इसका देखने को मिल रहा है। हुक्का पानी पाकिस्तान का एक तरह से हम कहें तो बंद हो चुका है और काफी गुस्से में इस वक्त पाकिस्तान है और वहां भी बैठक आज होनी है। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम तो उठाए ही गए हैं, लेकिन साथ ही पहलगाम हमले को लेकर जो सीसीएस की ये बैठक हुई है और इस बैठक में
ये 5 बड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए हैं। कड़े कदम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हुई थी बीते कल और करीब 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है और इस बैठक में फिर 5 ये बड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए गए हैं। सख्त रुख अपनाया गया भारत की तरफ से। साथ ही आपको बता दें कि इस बैठक में गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और एनएसए भी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ ही विदेश सचिव, कैबिनेट सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी इस बैठक में मौजूद रहे और विदेश सचिव सीसीएस ने इस हमले की कड़ी निंदा भी उनकी तरफ से की गई है। क्या कुछ कहा है उन्होंने विदेश सचिव ने, वो भी आपको बताएंगे क्योंकि इस बैठक में वो शामिल हुए थे बीते कल और कड़ी निंदा उनकी तरफ से की गई। उन्होंने कड़ी निंदा करते हुए कहा कि विश्व के कई देशों ने इस हमले की निंदा की है। आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन पूरे विश्व से मिल रहा है क्योंकि जिस तरीके से हम देखें तो पूरा विश्व जो है वो इस वक्त एकजुटता के साथ भारत के साथ खड़ा है इस आतंक के खिलाफ लड़ाई में। और इसी के साथ आपको बता दें कि अब जो अहम कदम भारत की तरफ से उठाए गए हैं उनका पाकिस्तान पर क्या कुछ असर होने वाला है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं क्योंकि अब कहीं ना कहीं आगे आने वाले समय में पाकिस्तान जो है वो प्यास से तड़पता हुआ नजर आएगा। पानी की कमी होगी, बदहाल हो सकती है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इसके जरिए क्योंकि जो सिंधु समझौता है उसको फिलहाल अभी रोक दिया गया है, स्टे उस पर लगाया गया है। पाकिस्तान का जो कृषि क्षेत्र है वो आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं बर्बाद होता हुआ नजर आएगा सिंधु समझौते के कारण। क्योंकि अगर हम देखें तो 93% पानी की से सिंचाई होती है, वहाँ के जो सिंधु का पानी है उससे ये सिंचाई होती है और जब वो पानी पाकिस्तान को नहीं मिलेगा तो सीधे तौर पर कृषि पर सबसे बुरा असर इसका पड़ेगा। सिंधु के पानी पर ही 80% खेती की जो जमीन है वो पूरी तरह से टिकी हुई है। शहरी जल आपूर्ति में भी रुकावट आएगी। सूखे का कहीं ना कहीं खतरा जो है पाकिस्तान में अब बढ़ता हुआ नजर आएगा और ये कड़ी चोट है पाकिस्तान के ऊपर। साथ ही बिजली की कमी से भी उद्योग जो है सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। जो सिंधु जल समझौता की अगर हम बात करें तो ग्रामीण इलाकों में भी बेरोजगारी बढ़ सकती है, पलायन भी हमें देखने को मिलेगा पाकिस्तान में, यानी कि ये सबसे बड़ा कदम भारत की तरफ से उठाया गया है। इसके साथ ही खाद्य उत्पादन में भी गिरावट आ सकती है। तो ये तो बात रही सिंधु जल समझौता को लेकर के, लेकिन इसके साथ ही जो भारत ने एक और कदम उठाया है, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया है, उसका क्या असर होगा पाकिस्तान पे वो भी आपको बताते हैं। क्योंकि बॉर्डर के रास्ते भारत पाक के बीच में ये पूरा व्यापार होता था और छोटे छोटे व्यापारी जो हैं वो इस व्यापार को करते थे और अब जब ये बॉर्डर बंद हो जाएगा तो उससे सीधे तौर पर कहीं असर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा पाकिस्तान की। देश की सुरक्षा से जुड़ी कैबिनेट समिति ने ये अहम फैसला लिया है और साथ ही हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, अटारी बॉर्डर की ये तस्वीरें जहां पर इस वक्त पूरा रास्ता जो है वो बंद कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। साथ ही पाक से आए लोग 1 मई 2025 से पहले ही वापस लौट जाए, जो उनका वीजा है उसे रद्द कर दिया गया है और 1 मई 2025 तक का समय दिया गया है। व्यापार के लिए अटारी बॉर्डर जो है वो सबसे अहम रास्ता है क्योंकि व्यापारी इस रास्ते आते हैं, भारत में अपना सामान निर्यात करते हैं और ऐसे में सीधे तौर पर 2023-24 में करीब 3,886 करोड़ से ज्यादा का और साथ ही 6,871 कार्गो गाड़ियां यहां से गुजरी हैं। जो सामान है व्यापार है वो यहां से हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें कई सारे लोग जो है वो भी इस रास्ते से आते हैं जाते हैं, लेकिन अब उनका भी आवागमन जो है वो पूरी तरह से बंद हो चुका है इस रास्ते से आए गए लोगों के लिए। अफगानी सामान भी अब पाकिस्तान के रास्ते ही भारत आता था, वो भी अब सीधे तौर पर बंद हो जाएगा और इस हमले को लेकर व्यापारी वर्ग ने सीधे तौर पर पाकिस्तान की कड़ी निंदा की है क्योंकि उनको सीधे तौर पर इससे नुकसान हो रहा है। भारत की तरफ से जो अहम कदम उठाए गए हैं उससे पाकिस्तान के जो व्यापारी हैं उनको बड़ा ये नुकसान है। लेकिन अब भारत ने भी साफ संदेश दे दिया है कि पाकिस्तान अब तुम्हारी खैर नहीं है क्योंकि पहलगाम हमले पर आज सर्वदलीय बैठक भी होने वाली है। सारे दल इसमें एक साथ मिलते हुए नजर आएंगे। आतंकवाद के खिलाफ पक्ष और विपक्ष आज एकजुट नजर आएगा। एक सुर में मुंहतोड़ जवाब भारत देगा और सभी सर्वदलीय बैठक आज ये बुलाई गई है। तमाम दलों के नेता आज इस बैठक में शामिल होंगे। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये अहम बैठक आज होने जा रही है। इस हमले के बाद में जो आतंकी हमला 22 तारीख को हुआ था उस हमले के खिलाफ ये बैठक और इससे कहीं ना कहीं एकजुटता का एक मैसेज भी जाएगा। साथ ही स्थिति सुरक्षा उपायों पर भी इस सर्वदलीय बैठक में मंथन होगा। आगे की रणनीति को लेकर भी चर्चा इसी बैठक में की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ है। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से कही गई है कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है। देश की एकता और अखंडता पर यह हमला हुआ है और हम सभी एक साथ हैं।
तो ये आज सर्वदलीय बैठक होनी है और इस सर्वदलीय बैठक में सीधे तौर पर पाकिस्तान के लिए मैसेज भी निकलता हुआ नजर आएगा कि आतंक के खिलाफ पूरी दुनिया तो साथ है ही, लेकिन भारत में जो अलग अलग दल हैं वो भी एकजुट होकर के नजर आएंगे आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। लेकिन इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी टेंशन का माहौल है, क्योंकि जो 5 महत्वपूर्ण कदम भारत ने उठाए हैं उससे इस वक्त पाकिस्तान में टेंशन है, क्योंकि भारत के तेवर से पाकिस्तान इस वक्त घबराता हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की जो अहम बैठक है वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरफ से इमरजेंसी ये बैठक बुलाई गई है। पीएम शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में ये अहम बैठक होगी और साथ ही आपको बता दें कि सभी नेताओं के प्रमुख कैबिनेट मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से एक बयान भी दिया गया है। उन्होंने कहा है कि भारत के कदमों का जो भारत ने कदम उठाए हैं उनका जवाब देने के लिए अहम फैसले इस बैठक में लेंगे। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा लेना देना कुछ नहीं है, हमें दोष मत दो इस आतंकी हमले के लिए, ये बात उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन सीधे तौर पर अगर हम देखें तो ये जो इमरजेंसी बैठक है ये सीधे तौर पर पाकिस्तान किस तरीके से घबरा रहा है उसको गवाह करती है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अब पाकिस्तान के पास में क्या कुछ ऑप्शन बच रहे हैं वो भी आपको बता देते हैं, क्योंकि वर्ल्ड बैंक का भी रुख अब पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि भारत ने जिस तरीके से अहम कदम उठाए हैं और 5 जो ये सख्त रुख अपनाते हुए नजर आया भारत, उसके खिलाफ अब पाकिस्तान भी एकजुट है और साथ ही सिंधु जल समझौते में मध्यस्थता निभाता है वर्ल्ड बैंक। पाकिस्तान को विश्व बैंक के सहारे से आस है और पाकिस्तान को चीन से भी उम्मीद कहीं ना कहीं नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन और साथ ही शैलेंद्र मिश्र इस वक्त दोनों जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास में आना चाहेंगे, आतंक के खिलाफ पूरा देश जो है वो एकजुट है। सर्वदलीय बैठक आज होने वाली है जिसमें सीधे तौर पर आतंक के खिलाफ एकजुट का मैसेज भी दिया जाएगा। जी बिल्कुल, हम जानते हैं कि सर्वदलीय बैठक में अभी तक जो कार्रवाई की गई है उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। घटना कैसे क्या हुई, क्या कदम उठाए गए, क्या कुछ फीडबैक मिला, इन सब की पूरी जानकारी विपक्षी दलों के नेताओं को दी जाएगी। चूंकि सरकार ये चाहती है कि सभी दलों के नेताओं को भरोसे में लेकर आगे की कार्रवाई की जाए। क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इन सब की जानकारी विस्तार से दी जाएगी। हम जानते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी सुरक्षा मामलों की जो कैबिनेट समिति है उसकी कल जब शाम बैठक हुई थी उसके बाद कई कदम एक के बाद एक उठाए गए। जब विदेश मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, हमने देखा कि पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको वापस जाने को कहा गया, पाकिस्तान के लोगों को वीज़ा नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ दूतावास में को लेकर भी एक तरह से कदम उठाए गए। तो ये जो कदम है, चाहे सिंधु समझौते पर रोक की बात हो, ये इशारा करते हैं कि कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक ये हो चुकी है और अब आगे की कार्रवाई बाकी है। उसका समय क्या होगा, क्या कदम उठाए जाएंगे, निश्चित तौर पर सरकार से परिस्थिति के हिसाब से उचित फैसला करेगी। लेकिन सर्वदलीय बैठक में जरूर बताया जाएगा कि देखिए अभी तक क्या फीडबैक मिला है, क्या कुछ घटना के बाद कार्रवाई की गई और क्या कदम उठाए गए। सीसीएस के बाद वो तो औपचारिक तौर पर उसकी जानकारी दे ही दी गई, तो देश जानता ही है। और किस तरह से वैश्विक समर्थन मिल रहा है भारत को इस घटना के बाद, सभी भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं, ये भी जानकारी दी जाएगी। तो बहुत महत्वपूर्ण, हम जानते हैं कि हम देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ पीड़ित परिवारों से बात हो रही है या फिर जो लोग घटना में शहीद हुए हैं उनका पार्थिव शरीर उनके आवास पर पहुंच रहा है, वहाँ लोग ये मांग कर रहे हैं कि न केवल आतंकियों बल्कि आतंकियों के सरगनाओं पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी स्लीपर सेल हो या जिन्होंने भी किसी तरह से इन आतंकियों की किसी भी प्रकार की कोई मदद की हो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान में उनके आके बैठे हैं। पहले भी हम जानते हैं पाकिस्तान पर केवल आरोप नहीं लगते रहे, पाकिस्तान में इसके सबूत मिलते रहे हैं कि पाकिस्तान खास तौर पर भारत में आतंकी गतिविधियों के खिलाफ योजना बनाता रहा है, साजिशें करता रहा है और वहाँ आतंकी आका बैठे रहे। ओसामा बिन लादेन हमें नहीं भूलना होगा कि अमेरिका ने पाकिस्तान में उसे मार गिराया था, पाकिस्तान की धरती पर ये छुपा हुआ था। तो ये नोन फैक्ट है, ये तय बात है कि पाकिस्तान दुनिया के आतंक का एक एपिसेंटर है, केंद्र बिंदु है और तमाम जो दुनिया के आतंकवादी हैं जो जिनकी तलाश है वो पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने वाले जो तमाम आतंकी हैं वो पाकिस्तान से आते हैं, सीमा पार से आते हैं। जब मौसम उस लिहाज से अनुकूल होता है तब वो छुप कर घुस जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन हम सब ये जानते हैं कि आर्थिक नेटवर्क पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन जो बचा हुआ एक कहते हैं कि
लोकल में जो कुछ स्लीपर सेल हैं या फिर जो उनके सरगना बैठे हैं बाहर, उनको किस तरह से सब जवाब देना है, उस पर सभी की नजरें लगी हुई है। तो निश्चित तौर पर भारत सरकार सोच समझ कर कदम उठाएगी और इसीलिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई कि सभी दलों की इसको जानकारी दी जाए और सभी एक सुर में बोले। आतंक के खिलाफ पूरा भारत एक है, सभी राजनीतिक दल एक हैं। ये संदेश जाना चाहिए और ये संदेश जा भी रहा है। सर्वदलीय बैठक से भी ये संदेश जाएगा। बिल्कुल, ये संदेश भी जा रहा है कि भारत तो एक है ही, लेकिन भारत के साथ पूरी दुनिया भी अब एकजुट होती हुई नजर आ रही है आतंक के खिलाफ, क्योंकि सभी देशों की तरफ से आतंक के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में साथ देने की बात सभी देश करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश भी इस वक्त लगातार बने हुए। अखिलेश, ये जो एक बड़ी चोट इस वक्त की गई है पाकिस्तान के ऊपर, इससे पाकिस्तान में खलबली तो है ही, लेकिन साथ ही पाकिस्तान लगातार हर बार, जैसे वो हर बार आतंकी हमलों से नकारता रहा है कि यहाँ पर कोई आतंक नहीं है और ये तमाम चीजें वो होती हैं, और उसी तरीके के सुर एक बार फिर से नजर आए हैं। हाँ, देखिए, पाकिस्तान की हमेशा यही कोशिश रहती है कि वो अपने आप को साफ सुथरा दिखाए, लेकिन ऐसे आतंकवादी समूहों को प्रोत्साहन दे और उसको सेना द्वारा समर्थन मिले, उसको सेना द्वारा ट्रेनिंग मिले, सरकार द्वारा उसको फिनांस मिले और जाके वो भारत के अंदर अपनी गतिविधियां करे, अब आतंकवादी हमले करे। यह सामान्य आतंकवादी हमला नहीं है कृतिका, यह सीमा पार आतंकवाद है। भारत लगातार बोलता रहा है कि यह सीमा पार आतंकवाद जो है, जो दूसरे देशों की संप्रभुता पर खतरा उत्पन्न करता है, और इसीलिए भारत के जो सारे राजनीतिक दल हैं, सारे राजनीतिक दलों से बात की जा रही है कि यह एक पाकिस्तान द्वारा एक तरह से हमला है, एक प्रॉक्सी वार जिसे कहते थे लंकेश वानी पहले, ये प्रॉक्सी वार है, उस तरह का एक प्रॉक्सी वार है। बीच में थोड़ी देर के लिए पाकिस्तान शांत हो जाता है और उसके बाद जब फिर वो रीआर्म होता है, अपने लोगों को फिर से ट्रेनिंग देके उनको तैयार कर देता है, उसके बाद फिर से भेजता है। कश्मीर में स्थिति जब बेहतर हो रही थी, कश्मीर में जब देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग भ्रमण करने जा रहे थे, कश्मीर शांति और विकास की ओर बढ़ रहा था, ऐसे में पाकिस्तान ने एक आतंकवादी समूह को तैयार किया और उसको भेज दिया। तो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया इसके खिलाफ है, इस तरह की मानसिकता के खिलाफ है। आपने देखा जब हमास ने हमला किया इजराइल के एक म्यूजिक इवेंट पे, तो किस तरह दुनिया ने रिएक्ट किया। उसी तरह आपने देखा कि रूस को जब एक खतरा हुआ कि यूक्रेन में उसकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो रूस ने किस तरीके से रिएक्ट किया। तो आज दुनिया अपनी सुरक्षा के लिए बहुत ही चाक चौबंद है, यह आम घटना नहीं है। इसीलिए भारत का जो पूरा जो राजनीतिक वर्ग है एक साथ है और सबने एक स्वर से कहा है कि यह जो आतंकवादी हमला है, या पाकिस्तान की तरफ से जो सीमा पार आतंकवाद फैलाया गया है, इसका पूरी तरह से मुकाबला किया जाए और सारे जो राजनीतिक दल है, पूरा देश इसके खिलाफ लड़े। तो निश्चित तौर पे एक कह सकते हैं कि एक संदेश दिया गया है पाकिस्तान को। और उसके अलावा जो एक जो रावी, सतलज और ब्यास का जो मामला है, जो भारत के पास है, सिंधु नदी है, उसके अलावा चिनाब नदी है, उसके अलावा झेलम नदी है, जो पाकिस्तान का एक्सक्लूसिव जोन माना जाता था। 1948 में जब वार हुआ था, तो उस समय थोड़ी दिन के लिए इसे बंद किया गया था। और आज लगातार भारत सरकार पे इस तरह का एक प्रेशर रहा है रणनीतिक वर्ग द्वारा कि इसको पूरी तरह से खत्म किया जाए, क्योंकि ये जो पूरा पाकिस्तान इसका फायदा उठाता है, हमारी तरफ से वहां पानी जाता है, उनकी तरफ से सिर्फ आतंकवाद आता है, तो उसको पूरी तरह से बंद किया जाए। और परसों की इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया और इसीलिए सरकार ने, सीसीएस ने यह निर्णय लिया कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करता है, तब तक ये सिंधु जो समझौता है, सिंधु नदी जल समझौता, वो समझौता नहीं कार्यान्वित किया जाएगा। तो एक कड़ी चेतावनी है, एक तरीके से आर्थिक प्रतिबंध है। हर देश को यह अधिकार है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा होगा, अगर उसकी रक्षा को, उसके नागरिकों पे अगर सीमा पार से कोई खतरा होगा, तो वो अपने लिए कदम उठा सकता है और इसके तहत भारत सरकार ने कदम उठाया है। कृतिका, चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए अखिलेश, और इसके साथ ही शैलेंद्र, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो इस खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक की उस पर बात करेंगे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों की। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अब बात करेंगे बिहार की, जहां इस साल होने हैं विधानसभा चुनाव और इसके लिए राजनीतिक दल बैठकों पर बैठकें कर रहे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी आज बिहार दौरे पर हैं, जहां वो बिहार को 13,480 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। बिहार के मधुबनी में आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होते हुए नजर आएंगे। और यूं तो बिहार के लिए आज का दिन काफी खास है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महागठबंधन भी अहम बैठक कर रहा है, जिसमें सीट शेयरिंग और सीएम फेस पर चर्चा होगी। हालांकि बताया यह जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से ज्यादा सीटें मांगी जा रही हैं और ऐसे में देखना यह होगा कि महागठबंधन में आखिर कैसे सभी दलों में समन्वय बैठता है, कैसे सीट बंटवारे का पेच सुलझेगा और सीएम फेस पर खींचतान खत्म होगी। करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि आज बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ सौगात देने वाले हैं। तो लाखों लोगों को आज खुशखबरी मिलने जा रही है। जी हां, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार का ये दौरा अपने आप में काफी खास और काफी अहम। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शामिल होते हुए नजर आएंगे, इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और इसके साथ ही बिहार के मधुबनी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे और यहां से सीधे तौर पर कई सारी योजनाएं भी बिहार की जनता को देंगे। 13,480 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात बिहार की जनता को आज दी जाएगी और ये योजनाएं सीधे तौर पर बिहार के बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने का सीधे तौर पर काम करेंगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि एलपीजी बॉटलिंग संयंत्र की भी आधारशिला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रखते हुए नजर आएंगे और साथ ही रेल अनलोडिंग सुविधा की भी आधारशिला प्रधानमंत्री आज रखेंगे। इसके अलावा ये तो बात हुई रेल की और एलपीजी की, लेकिन साथ ही बिजली क्षेत्र में भी कई सारी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर रेल नेटवर्क की हम बात करें तो 4 रेलगाड़ियों को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे और 4 रेलगाड़ियों के साथ ही आपको बता दें कि 3 रेल लाइन और 2 रेल पुल का भी उद्घाटन करेंगे, जो सीधे तौर पर रेल का जो नेटवर्क है उसे और मजबूत करेंगे। इसके अलावा स्वयं सहायता समूहों को 930 करोड़ रुपए वितरित किए जाएंगे, जो स्वयं सहायता समूह है। और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 15 लाख नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी आज दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये स्वीकृति पत्र देंगे। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल दोनों के लाभार्थियों को घरों की चाबियां भी आज सौंपी जाएंगी। तो ये तमाम वो योजनाएं हैं जो जिनकी सौगात आज बिहार की आम जनता को मिलने जा रही है। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि दूसरी तरफ अगर हम देखें तो महागठबंधन भी इस वक्त तमाम तैयारियों में जुटा हुआ है, क्योंकि इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में महागठबंधन के सभी नेता आज की होने वाली इस अहम बैठक में मौजूद रहेंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे और सीधे तौर पर इस बैठक में महागठबंधन के जो तमाम दल हैं उन सभी के बीच में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा होगी। साथ ही आरजेडी कार्यालय में 17 अप्रैल को इससे पहले पहली बैठक हुई थी और इस पहली बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव को चुना गया था, जिसके बाद में अब उससे सीधे तौर पर यह जरूर स्पष्ट है, यह साफ है कि तेजस्वी यादव ही इस बार महागठबंधन को लीड करते हुए नजर आएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। आपको याद होगा कि इससे पहले तेजस्वी यादव ने एक बार कहा था कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन उसके बाद ही जब जो बैठक होती है महागठबंधन की, तो उस बैठक के बाद में जब वो बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि अभी इस पर चर्चा की जाएगी, सभी दल मिलकर चर्चा करेंगे। तो किस तरीके से यू टर्न लिया था और सीएम फेस को लेकर अगर हम देखें तो ये तकरार अभी बनी हुई है और कैसे इस तकरार से सुलझेगा महागठबंधन, इस पर नजर हमारी लगातार बनी हुई। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस वक्त लगातार मांग कर रही है कि हमें ज्यादा सीटें चाहिए। हालांकि इससे पहले जो अभी हाल ही में बक्सर में रैली हुई थी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की, वो रैली एकदम फ्लॉप साबित हुई थी और उस रैली में जितनी कुर्सियां लगी थी उन कुर्सियों पर अगर हम देखें तो 10% लोग भी यहाँ पर मौजूद नजर नहीं आए थे बक्सर। और इस रैली के बाद में जब ये रैली सफल नहीं हुई तो बक्सर जिला अध्यक्ष को ही पद से हटा दिया गया, क्योंकि वो भीड़ को नहीं जुटा पाए थे और भीड़ नहीं जुटा पाने पर कांग्रेस के नेतृत्व के द्वारा ये बड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन इससे कहीं ना कहीं ये जरूर नजर आता है कि बिहार में जो कांग्रेस का जनाधार है वो लगातार घट रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार में कांग्रेस ज्यादा सीटों की भी मांग कर रही है। हालांकि सीटों को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है और इसी पर सीधा रुख कर लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मधुरेश इस वक्त जुड़ रहे हैं।
मधुरेश, सीधे तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज बिहार का दौरा, कई सारी सौगात बिहार की जनता को मिलने वाली है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ महागठबंधन की ये अहम बैठक जिसमें सीट शेयरिंग और साथ ही सीएम फेस को लेकर चर्चा होने जा रही है। देखिए कृतिका, आज के लिए बिहार के लिए आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री एक तो 13,400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात बिहार को दे रहे हैं, जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो नव भारत रैपिड रेल है। बिहार में पहली बार रैपिड रेल की शुरुआत की जाएगी। इसके साथ ही गोपालगंज के हथुआ में अनलोडिंग जो यूनिट की का उद्घाटन वो करने वाले हैं। इसकी डिमांड एक लंबे समय से की जा रही है, क्योंकि गोपालगंज का जो इलाका है उस साइड में कोई अनलोडिंग बड़ी यूनिट नहीं थी और बिहार सरकार उस इलाके को इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप करने के लिए पहले से कोशिश कर रही है। कई इंडस्ट्रीज वहाँ पे इंडस्ट्रियों ने अपना वहाँ पे फैक्ट्री वगैरह लगाने की इच्छा भी जाहिर की है, लेकिन उनके सामने में जो परेशानी थी वो माल की लोडिंग अनलोडिंग की थी। तो ये सुविधा मिल जाने के बाद वहां के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही दूसरी तरफ जो महागठबंधन की बैठक हो रही है, अगर इसको देखें तो ये जो गठबंधन की बैठक है ये आने वाले चुनाव को लेकर के किस तरीके से सीट शेयरिंग होगी इस पे मुख्य रूप से बात करने के लिए वो बैठ रहे हैं। हालांकि जैसा कि आप बता रही थी, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो अभी भी महागठबंधन के पास में नहीं है और वो इसका सबसे बड़ा लूप होल है, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वो वोट किसके लिए कर रहे हैं, किस नेता के लिए कर रहे हैं, किसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी असमंजस की स्थिति में लोगों का झुकाव महागठबंधन की तरफ होना जरा मुश्किल लगता है। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेश, तमाम जानकारी हमारे साथ हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। साथ ही इस खबर पर आप अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज मंच मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। 2 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।